प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। इससे पूर्व हमने आपको कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से अध्ययन कराया था, उनको एक बार पुनः दोहराते हैं। पहला था चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा था विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। उसके बाद विद्युत मोटर को हमने चित्र बना के आपको अध्ययन कराया था। आज हम इन बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। पहला है कुंडली। कुंडली क्या होती है उसके बारे में बात चर्चा करेंगे। परनालिका, प्रत्यावर्ती धारा AC, दिष्ट धारा DC, विद्युत जनित। इन बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ये प्रथम प्रश्न था, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हमने बताया था। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव N2S, नॉर्थ से साउथ की ओर गमन करती हैं, ये बताया था। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम इस प्रकार से, यदि हाथ को फैलाएं, हमने आपको बताया था, तो अंगूठा फोर्स की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये तीनों ही ये F, B, I, ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। अगला प्रश्न है फोर्थ, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? ये हमारा चौथा प्रश्न हमने दिया था, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। जब किसी कुंडली में, जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके अंदर एक बल युग्म कार्य करने लगता है।
जो कुंडली को अक्ष के परितः घुमाता रहता है। ये इसका विद्युत मोटर का सिद्धांत हमने बताया था, इसको आपने लिखा होगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपको मिल गया, प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर आपको मिल गया है, प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर आपने देख लिया है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हमने आपको बता दिया। आप उसको मिलान करें और उनको याद भी करें। हम शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। कुंडली, कुंडली क्या होती है? कुंडली एक किसी छड़ को लें और छड़ के ऊपर तार को लपेट दें, छड़ के ऊपर तार को लपेट दें तो वो एक कुंडली का आकार बनाती है। अब हमने देखिए इस तरह से लिया है, ये यहाँ पर एक छड़ ली और ये छड़ है और छड़ के ऊपर इस तरह से हमने तार को लपेट दिया है और ये जो आकृति बनी, ये आकृति कुंडली का रूप होता है। कुंडली का कार्य क्या है? कुंडली इस तरह ये चुंबकीय, ये एस है, एस और एन, एस और एन दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल के अंदर कुंडली को यदि रख दिया जाए और साउथ और नॉर्थ के बीच में कुंडली को रख देने से यहाँ पर ये कुंडली चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे आ जाता है चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर कुंडली को बीच में रख दें तो इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अब यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, यदि स्वतंत्रता पूर्वक इस कुंडली को लटका दें और इसमें इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो कुंडली अपने अक्ष पे घूमने लगती है और उस घूमने की क्रिया को क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखा जाता है तो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली अपने अक्ष के अंतर्गत घूमने लगती है और बल युग्म उत्पन्न करती है, जिसे बल आघूर्ण की गति भी कहते हैं। इस प्रकार से आपने कुंडली के बारे में क्या ना, कुंडली एक कोई हमने छड़ ली, छड़ के ऊपर तार को इस तरह से लपेट दिया जाता है जिसकी आकृति कुंडली के रूप में होती है। यही एक कुंडली होती है। कुंडली को हम चुंबक के बीच में, दोनों ध्रुवों के बीच में रख दें तो कुंडली के अंदर क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने के साथ साथ यदि किसी परिपथ से इसे जोड़ दिया, कुंडली को लटका दिया जाए और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली अक्ष के परितः घूमने लगती है और इसमें बल युग्म उत्पन्न हो जाता है जो बल आघूर्ण की तरह कार्य करता है। परिनालिका, परिनालिका क्या होती है? परिनालिका किसी छड़ के ऊपर तार के फेरों से बनाई जाती है। यह बेलनाकार होती है। क्या होती है? कैसी? बेलनाकार होती है। इसके ऊपर हम किसी तार को लपेट के बना दें तो इसका व्यास लंबाई से बहुत कम होता है। इसको कहते हैं, ये व्यास है इसका, ये क्या कहलाएगा? व्यास। लंबाई के आधार पर परिनालिका का व्यास बहुत कम होता है। परिनालिका को किसी आधार से धागे से लटका दें और उसके अंदर
बैटरी के माध्यम से कुंजी की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने तक ही यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और जैसे ही इससे विद्युत धारा का कनेक्शन हटा देते हैं, चुंबकी से हटा देते हैं, तो विद्युत धारा का जब प्रवाह नहीं होता है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती है, अर्थात जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है, अर्थात यदि इसको लटका दिया जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही यह रुकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने से वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती। अगले बिंदु शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों को हमने समझाने के लिए अंतर विच्छेदित किया है। अंतर हमने लिखा है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट किस तरह से, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ आवर्त रूप में बदलते हैं, अर्थात धारा समय के साथ आवर्त रूप क्या होता है, शीर्ष और गर्त के रूप, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो हमने इस धारा को दिखाया, यहाँ पे ये धारा है, पहले क्या जाती है, मूल यहाँ से जाती है ऊपर की ओर, फिर जाती है इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से गमन करती है। ये समय है और ये धारा है, ये इधर, ये समय के साथ इसका रूप जो होता है आवर्त का रूप होता है। आवर्त का रूप कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, ये प्रत्यावर्ती धारा की दिशा होती है, इसकी दिशा आवर्त की होती है। इसके साथ दृष्ट धारा में क्या होता है, दृष्ट धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ नियत रहते हैं, अर्थात धारा की दिशा समय के साथ नियत। देख रहे हैं आप, ये हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। नियत का है और सीधी रेखा में ये चल इस तरह, जितना समय होगा उतनी ही धारा इसमें प्रवाहित होती रहेगी। इसको कहते हैं नियत रहना, अर्थात धारा समय के साथ कैसी रहती है, नियत रहती है, और किसके अंतर्गत आती है, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट के अंतर्गत आती है। अगला बिंदु हमने लिया है दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती डायनमो से प्राप्त की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो विद्युत जनित्र, जनरेटर जिसे आप कहते हैं, जनित्र की हिंदी जनरेटर होती है, जनित्र से या विद्युत जनित्र या डायनमो से प्राप्त की जाती है। डायनमो इसको क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती डायनमो से प्राप्त की जाती है। दो इसके स्रोत हैं, विद्युत जनित्र या डायनमो से अल्टरनेटिव करंट को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें देखिए दृष्ट धारा में क्या होता है, दृष्ट धारा को सेल या बैटरी से प्राप्त, इससे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। किससे, सेल देखा होगा आपने, सेल होते हैं, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हमने आपको एक दिन बताए थे। वो सेल बैटरी के द्वारा, उसमें दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस, उनसे बैटरी से सेल या बैटरी से प्राप्त की जाती है। बैटरी क्या होती है, इस तरह से, ये यहाँ पर हम इसको की बना दें, ये बंद कर दें, इस तरह से एक परिपथ बना दें, तो वहाँ से इसमें बैटरी, ये बैटरी है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, यहाँ से दृष्ट धारा को प्राप्त कर लिया जा सकता है। नंबर अगला है
प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, घरों में भी किया जाता है, कल कारखानों में भी किया जाता है, अर्थात कारखानों उद्योगों में भी एसी करंट धारा का प्रयोग किया जाता है। दृश्य धारा के रूप में देखें, दृश्य धारा का उपयोग घरों में टॉर्च लिखा या अन्य उपकरण चलाने में किया जाता है। अर्थात दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के लाभ और हानि भी हैं। प्रत्यावर्ती धारा को बनाने के लिए दृश्य धारा की अपेक्षा कम लागत में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है, आसान व्यय में प्राप्त की जा सकती है, जबकि दृश्य धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अधिक व्यय करना पड़ता है और इसमें ऊर्जा का व्यय भी हो जाता है। तीसरा है, प्रत्यावर्ती धारा घातक होती है और डीसी धारा इतनी घातक नहीं होती है। इस प्रकार से हमने इन अंतरों को स्पष्ट किया। आप इन अंतरों को लिख लें और इनको याद भी करें कि प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में क्या अंतर है। इनको ठीक प्रकार से, कोई अधिक टफ अंतर नहीं है। ये इनका उपयोग आप कल कारखानों में, इनका उपयोग घरों में करते हैं, इसलिए क्या इनके लाभ हैं और इनकी क्या हानियां हैं हमने आपको बताई, इनको याद करेंगे। अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं, जिसको विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये इसका है। और सिद्धांत क्या है? ये विद्युत जनित का क्या सिद्धांत है? यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। अर्थात इसका सिद्धांत है, जब किसी बंद कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी के साथ घुमाया जाए तो उसकी बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है, जो विद्युत धारा को प्रेरित करता है और जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा, सिस्टम में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह इस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अब हम देखें कि विद्युत जनित के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हमने चित्र बना के दिया है आपको, ये होते हैं, ये चित्र है आपका विद्युत जनित्र का। नंबर ये देखें आप, ये चुंबक होती है, ये एन सिरा है, ये एन सिरा है, ये एस सिरा है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वो हमने दर्शा दिए हैं। इसमें ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, और उसके साथ साथ एक सर्पी वलय है, रिंग्स, ये हमने दिखाया है, S1 और S2 सर्पी वलय होते हैं। उसके बाद वृत्त होते हैं, जिनको नाम हमने दिया है V1 और V2, ये इसके भाग हैं। अब देखिए, हमने आपको चित्र के माध्यम से और इसको हमने प्रैक्टिकल के तौर पे भी हमने बनाने की कोशिश की है। इसको देखें, ये हमारी दो चुम्बकें हैं, एक S है, S सिरा है, ये साउथ पोल है, और ये N पोल नॉर्थ पोल है। शायद आपको दिख रहा होगा। हमने एक आर्मेचर की रचना की है, जिस पे तांबे के तार बनाकर इसको हमने फेरे लगाए हैं, इसको हमने आर्मेचर की रचना दी है। आर्मेचर को हमने चित्र के माध्यम से
ABCD के माध्यम से दिखाया है। ये हमारा आर्मेचर है जिसके तांबे के तार इसके ऊपर लपेट दिए हैं, फेरे बना दिए हैं। अब आप देखें, इसको कुंडली भी कह सकते हैं, आर्मेचर भी कहते हैं, कुंडली भी कह सकते हैं। जब दो चुंबक रखें, एक S सिरा है और एक N सिरा है, अर्थात नॉर्थ और साउथ दोनों सिरे हैं, इनके बीच में हमने कुंडली को रख दिया है, आर्मेचर को रख दिया है। तो आप बताएंगे कि N नॉर्थ से साउथ की ओर बल रेखाएं चलेंगी। ये हमने दिक् सूचक के माध्यम से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे बल रेखाएं इस तरह से कर्व के रूप में हमने दिखाई हैं। आपको एक बल रेखा दिखाई है कर्व के रूप में। ये बल रेखा इस चुंबक की सहायता से, कंपास की सहायता से हमने इसमें अर्थात यहाँ पर, अब हमने इसका सिद्धांत बताया, गुणजनित्र का सिद्धांत बताया कि जब इसमें क्या किया, इसमें शक्तिशाली चुंबक दोनों, ये दोनों कैसी चुंबक हैं हमारे पास, शक्तिशाली चुंबक हैं। तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर शक्तिशाली जब चुंबक हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसके अंदर जो बल रेखाएं निकलती हैं, ये हमने बल रेखा एक दिखा भी दी है, इस तरह से दिशा दी है बल रेखा की, इस तरह से घूमते आती हैं। कहाँ से आएंगी, N to S की ओर आएंगी, N to S की ओर आएंगी। तो इसके अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इससे बल रेखाएं जो निकलेंगी, जो बल रेखाएं जो बनेंगी वो क्या करेंगी, निरंतर परिवर्तित होती रहेंगी। और निरंतर परिवर्तित होने से क्या होगी, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और प्रेरित विद्युत धारा से ही इसमें क्या काम होगा, ये कार्य करने लगेगा, अपनी अक्ष पे कार्य करने लगेगा। ये इसका सिद्धांत है। अब हम इसके भागों की ओर बढ़ते हैं। पहला भाग है चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसका प्रथम भाग है चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात S और N के अंदर का जो क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैंने बताया था। दूसरा भाग है इसका आर्मेचर, आर्मेचर इसका दूसरा भाग है, या इसको इस तरह से कहते हैं, अभी मैंने बताया था, ये आयताकार कुंडली है ना, अभी बताया था। तो आर्मेचर या आयताकार कुंडली हमने दोनों नाम लिख दिए हैं, ये आयताकार कुंडली या आर्मेचर। नंबर 3 है सर्पी वलय, सर्पी वलय। और नंबर 4 है वृष। इस विद्युत जनित्र के हमने 4 भाग किए हैं। इन 4 भागों की व्याख्या निम्न पद है। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, N और S के बीच का जो क्षेत्र है वो शक्तिशाली चुंबकीय है, इनके बीच में जो क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, शक्तिशाली क्षेत्र होगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ये शक्तिशाली क्षेत्र होगा, इनके बीच का क्षेत्र उसे शक्तिशाली कहते हैं। अगला है आर्मेचर। पहला हमने बता दिया आर्मेचर क्या होते हैं। आर्मेचर क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आयताकार कुंडली के नुमा एक आकृति होती है जिसके ऊपर तांबे के तार इत्यादि के तार चढ़े होते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसको चलाया जाता है तो ये गति करने लगती है, इसको कहते हैं आर्मेचर। उसके बाद आता है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं, सर्पी वलय S1 और S2 इस प्रकार से 2 अर्धचंद्राकार धातु के बने हुए कवर्स होते हैं, उनके ऊपर ढक दिया जाता है और वो क्या करते हैं, वो धारा की दिशा को एक तरफ से
जाने देते हैं और एक तरफ से आने देते, अर्थात S2 से जाएगी और S1 से लौट के आएगी। उसके बाद है ब्रश। ब्रश का क्या कार्य है? ब्रश जो होते हैं वो S1 और S2 से जुड़े होते हैं, जिनका नाम हमने दिया है B1 और B2। जब इनमें विद्युत धारा जाती है तो ये इससे जुड़ जाते हैं, आयताकार कुंडली या आर्मेचर से जुड़ जाते हैं। जब इसमें विद्युत धारा जाती है तो ये सर्पी वलय के साथ कार्य करने लगते हैं। अगला कार्य विधि। ये कार्य कैसे करता है? कार्य विधि के बारे में मैं बताऊं। कार्य विधि में क्या है कि इसमें एक आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर ABCD। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या काम करता है? DC नीचे की ओर और AB ऊपर की ओर आता है, अर्थात फ्लोविंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है, अर्थात AB ऊपर और DC नीचे। अर्थात इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो लगातार इसको क्या करती रहती हैं? परिवर्तित करती रहती हैं, जिससे इसमें क्या हो जाती है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और ये कार्य करने लगता है। इस प्रकार से विद्युत जनित का दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग भी है। इसका हम घरों में, कल कारखानों में इत्यादि इत्यादि स्थानों पर इसका उपयोग कर रहे हैं। इस अध्याय के की पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या है, उनको मैं बताता हूँ। उनको ध्यान से सुने और नोट भी करते रहें। सबसे पहले हमने आपको बताया था विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। हमने इसको परिभाषित किया था, फिर से इसको ध्यान से सुने। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, आपको याद होगा। नंबर 2, चुंबक। चुंबक क्या होती है? वो पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहते हैं। इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद है चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक वो है जिसको हम कृत्रिम तरीके से मानव निर्मित करता है, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा। चुंबक के क्या गुण हैं? चुंबक के गुण के बारे में मैंने पहले भी बताया था। चुंबक क्या गुण है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है और इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। दूसरा है समान ध्रुवों को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है, असमान ध्रुवों को आकर्षित करती है। जब चुंबक को एक साधारण तरीके से लटका दें तो चुंबक दिशा का ज्ञान कराती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। ये चुंबक का गुण है। उसके बाद है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, उनको बल रेखाएं कहते हैं। अर्थात एक सिरे से रेखाएं निकलती हैं, दूसरे सिरे तक जाती हैं, उसको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की पहचान भी हमने आपको बताई थी। कैसे इनको देखोगे, कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, कहाँ पे कम है, तो हमने बताया था चुंबक से जितनी दूर दूर चले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। चुंबक के पास ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? पास पास होती हैं, अर्थात चुंबकत्व तो वहाँ पे सबसे अधिक होता है। चित्र बना के हमने आपको दर्शाया भी था। या चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के हस्त नियम। फ्लेमिंग के हस्त नियम के बारे में बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम होता है। उन्होंने 2 नियम दिए, एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तरह से इसको बनाया था, FBI, अर्थात इस नियम के तहत फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। उसके बाद ये नियम बताया था, इस तरह से भी बताया था, ये भी फोर्स BI, इनको नोट कर लेते हैं। हमने बताया था FBI तीनों होते हैं कैसे? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फ्लेमिंग के दोनों हस्त नियम हमने आपको बताए थे।
उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र का अनुभव करते हैं, जिसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के आसपास चुंबक का जो अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हमने एक वैज्ञानिक हुए हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के नाम से एक नियम भी बताया था कि जब हम परिपथ को जोड़ते हैं तो चुंबक में विक्षेप क्या हो जाता है, उसके दिशा सूचक से देखते हैं तो उसमें विक्षेप आ जाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली हमने बताई थी, कुंडली क्या होती है? कुंडली क्या होती है? किसी छड़ के ऊपर, इस तरह से छड़ के ऊपर तार को लपेटकर उसमें जो बनाया जाता है उसे हम कुंडली कहते हैं। जो कुंडली के तार के किसी छड़ के ऊपर तार को लपेट के बनाई जाती है, उसके भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। परिनालिका क्या होती है? इसको भी तार के ऊपर लपेटकर उसमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित कर दें तो यह क्या करती है? चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना करें तो ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती है। इस तरह की परिनालिका को हमने आपको बताया था। उसके बाद है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का चित्र बना के हमने आपको समझाया था। विद्युत मोटर का क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। इसके घरेलू बहुत सारे उपयोग भी हैं, हमने आपको बताए थे। उसके बाद विद्युत जनित्र, जिसे आप जनरेटर कहते हैं। जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे एसी और डीसी में अंतर भी बताया था, जो हमने लिखा नहीं है। ये बहुत सारे सवालों का समाधान किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए हुए, इस पे अध्ययन करेंगे। अब हम आपको आज का गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य नोट कीजिएगा। अब हम गृह कार्य की ओर, आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, परनालिका क्या है? परनालिका के बारे में आपने पढ़ा, उसके बारे में लिखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यावर्ती धारा से क्या अभिप्राय है? प्रत्यावर्ती धारा आपने पढ़ी, उससे क्या अभिप्राय है, लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसका सिद्धांत लिखना आपको। प्रश्न नंबर 4, आर्मेचर पर किस धातु के फेरे होते हैं? ये आपके 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को आपको करना है और मेरी शुभकामनाएं है, आपने अच्छा पढ़ा होगा, आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।